टॉपिक आ रहा है इसके अंदर, दैट इज असाइक्लिक एंड साइक्लिक इरोटेशनल मोशन। देखो दो डेफिनेशन है ये छोटी छोटी, कि आपने इरोटेशनल मोशन तो पढ़ा था, Q इज इक्वल टू माइनस डेल फाई लेते हैं, या फिर कर्ल Q जिसके अंदर आप जीरो बोल देते हैं, दैट इज इरोटेशनल मोशन। अब हम कह रहे हैं इरोटेशन मोशन को हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं, असाइक्लिक और साइक्लिक। देखो यहाँ पे ये हो सकता है कि फाई सिंगल वैल्यूड फंक्शन है या फिर फाई डबल वैल्यूड फंक्शन है। क्या होता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन या मल्टी वैल्यूड फंक्शन, पढ़ा है कभी? हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो यहाँ से एक्स की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, +5 भी और -5 भी, तो दो वैल्यू आ रही है यहाँ से। जब मैं निकालूंगी एक्स की वैल्यू √25 प्लस माइनस, यहाँ दो वैल्यू आ रही है सिंगल उसके लिए, 25 दे रखा है आपको उसके लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक के लिए अगर एक की वैल्यू होती, सिर्फ मैं √25 की बात करूँ, तो आंसर आएगा 5। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है या मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, उससे हमने इसको क्लासिफाई किया है साइक्लिक मोशन या असाइक्लिक मोशन। साइक्लिक मोशन मतलब साइकिल बन रही है, बार बार चीजें रिपीट हो रही है, सेम पॉइंट पे दो दो आंसर आ रहे हैं। तो जब आपकी फाई की डबल वैल्यू है तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक इरोटेशनल मोशन, और जब सिंगल वैल्यू तो उसको हम बोलते हैं असाइक्लिक इरोटेशनल मोशन। इवन इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्यू की सिंगल वैल्यू मिलनी चाहिए फाई की बजाय। देखो अगर फाई सिंगल है तो क्यू भी तो सिंगल है, और फाई मल्टी वैल्यूड है तो क्या क्यू की सिंगल वैल्यू आ सकती है? अगर मैंने फाई ले लिया 2x-2 और एक बार फाई ले लिया 2x-3, अब तो डेल्टा आएगा आप कर लो, बताओ दोनों तरफ से क्या आंसर आएगा, -2 आ रहा है, दोनों से सेम आंसर आ गई क्यू की वैल्यू। तो हमने थोड़ा सा इस डेफिनेशन को जर्नलाइज किया, पहले देने वाले ने डेफिनेशन तो ये वाली दे दी, लेकिन उस डेफिनेशन को देने के बाद कंफ्यूज हो गया, क्योंकि क्यू की सिंगल वैल्यू फिर भी आ रही है अगर हम फाई की डबल वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है? तो असाइक्लिक रोटेशन मोशन में ये भी अलाउड है, क्यू की सिंगल वैल्यू आना, चाहे फाई की दो वैल्यू दी। इट मीन्स फर्क क्या है, कब आपकी सिंगल वैल्यू आ पाई है क्यू की? फाई को आपने ऐसा क्या चेंज किया, फाई में सिर्फ आपने कांस्टेंट का डिफरेंस किया, ठीक है? तो ये भी अलाउड है कि अगर हम यहाँ पे फाई की दो वैल्यू ले ले, ओनली डिफर बाय ए कांस्टेंट, तब भी हमें क्यू की सिंगल वैल्यू ही मिलेगी, वेलोसिटी की सिंगल वैल्यू ही है, ठीक है? तो इस तरीके का केस भी पॉसिबल है, ये भी असाइक्लिक में ही आप काउंट करोगे, ठीक है? तो अब एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जो बुक वाले ने दे रखी है नोट्स में। एन इरोटेशनल मोशन इज सेड टू बी असाइक्लिक if the velocity potential phi is single valued function, that is at every point a unique velocity potential exists, otherwise the irrotation motion is said to be cyclic। पहले तो इसने ये बोल दिया, ठीक है? then clearly only a cyclic irrotation motion is possible in simple connected region। जब हम सिंपली कनेक्टेड रीजन ले रहे हैं जो हर पॉइंट पे यूनिक वैल्यू ही देता है, तो उस केस में असाइक्लिक मोशन ही होती है। और हम पूरे सिलेबस में सिर्फ असाइक्लिक मोशन के बारे में ही पढ़ेंगे, हम साइकिल पे काम नहीं करने वाले हैं अपने फ्लूइड के अंदर। तब आगे जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे सारे असाइक्लिक मोशन के ही हैं, इरोटेशन मोशन में पर्टिकुलर कौन से, असाइक्लिक मोशन, ठीक है? So for a possible fluid motion, even if phi is multi-valued, the velocity that can be a single value। कब हो सकती है? Hence we obtain two different value of phi, these value can only differ by a constant, ठीक है? At present we restrict ourselves to acyclic irrotation motion, for which we prove a number of results related to phi। अभी हम कुछ रिजल्ट्स प्रूव करेंगे असाइक्लिक मोशंस के लिए ही। तो क्लियर हुआ असाइक्लिक और साइक्लिक का रोल? यस मैम। तो नेक्स्ट आर्टिकल आपका इसके अंदर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेशनल फ्लो। आपको ये रोटेशनल फ्लो के केस में काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। वैसे क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, बताओगे? हाफ जो एम आपने वी हाफ एम वी स्क्वायर मैम। यस बिल्कुल, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये पढ़ा है आपने आज तक। चलिए हम इसी से एक अनदर फॉर्मूला निकालेंगे इन टर्म ऑफ फाई, क्योंकि रोटेशनल फ्लो बोला है तो Q इज इक्वल टू माइनस डेल फाई है। इसकी टर्म में हम एक नया फॉर्मूला बनाने वाले हैं,
तो देखो कैसे कैसे बनाएंगे। मान लीजिए आपने कोई भी टाउ एक रीजन ले लिया, वॉल्यूम टाउ वाला, तो काइनेटिक एनर्जी हम लिखने वाले हाफ, मास की जगह मैंने लिख दिया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास की जगह पे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख दिया और उसका इंटीग्रेट कर दिया ताकि टोटल वॉल्यूम आ जाए, इनटू में वेलोसिटी का स्केयर, वेलोसिटी हम क्या ले रहे हैं, क्यू, क्यू का स्केयर। तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया, जो चीज हमारे पास ऑलरेडी नोन है, हाफ रो क्यू स्केयर बीटा। देखो आगे क्या कर सकते हैं हम, हाफ ओवर दी टाउ रीजन, रो भारी, क्यू डॉट क्यू लिख सकते हो, क्यू स्केयर को डी को पुट कर दो, इरोटेशनल मोशन है तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल फाइव, माइनस डेल फाइव, माइनस माइनस हो गया प्लस, रो इंटीग्रेशन ओवर टाउ डी टाउ 1/2। अभी तक आपके पास ये बन चुकी है काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा सा और चेंज करेंगे हम इसे। देखो डेल फाइव इंटू डेल फाइव की वैल्यू निकालने वाले हम, देखो कैसे निकालेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ फाइव डेल फाइव निकालो। डाइवर्जेंस कैसे अप्लाई होता है, एक बार फर्स्ट फंक्शन एज इट इज तो दूसरे पे अप्लाई होगा, डेल इंटू डेल फाइव, और एक बार डेल फाइव को एज इट इज रखोगे तो फाइव पे अप्लाई होगा, तो डेल फाइव प्लस के साथ डेल फाइव एज इट इज, ठीक है, इस पे अप्लाई होगा और ये एज इट इज रहेगा। और डेल स्क्वायर फाइव आप जानते हैं लैप्लास ऑपरेटर सेटिस्फाई हो गया, ये हो गया जीरो, तो सिर्फ आपके पास इसकी वैल्यू निकल आई है कितनी, डाइवर्जेंस ऑफ फाइव डेल फाइव। और हमने ये क्यों बनाया है, ताकि हम वॉल्यूम को सरफेस इंटीग्रल में ले जाके सके बाय गोस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो मैं नीचे लिखने वाली जो रिजल्ट हमारा निकला है उसी को, हाफ ऑफ टाउ रीजन पे रो था, डेल फाइव इंटू डेल फाइव की जगह पे क्या आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ फाइव डेल फाइव इंटू डी टाउ, ये आपके पास बन चुका है। अब लगाइए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, सरफेस में ले जाइए इसे, सरफेस में लेके जाओगे, रो बाय टू तो मैंने बाहर ले लिया, सरफेस इंटीग्रल बना रहे हैं, क्या बन जाता है, अंदर वाला फंक्शन इंटू एन कैप डी एस, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमने लगा दी है। अब बस थोड़ा सा शिफ्टिंग करनी है आपको, यहाँ पे काम हो चुका है, डेल फाइव डॉट एन कैप, ये क्या बन गया आपके पास, इसकी वैल्यू कोई बता सकता है मुझे, कर्ल फाइव बाय कर्ल है, ये आपको पहले भी बताया था कि जिस दिन मैंने आपको कर्ल फाइव डॉट आई कैप निकाल के दिखाया था, दोबारा से करके देखना, कर्ल फाइव बाय कर्ल एक्स, आई कैप की आई कैप वाले का मल्टीप्लाई होगी, बाकी जे और के वाले जीरो हो जाएंगे, तो कर्ल बाय कर्ल एक्स आएगा ऑब्वियसली, जब हम जिस डायरेक्शन में ले रहे हैं वही बाय में आ जाए, तो यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, कर्ल फाइव बाय कर्ल एन आ जाएगा, ठीक है। तो रो बाय टू इंटीग्रेशन ओवर एस फाइव कर्ल फाइव बाय कर्ल एन डी एस, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है काइनेटिक एनर्जी अगर आप निकालते हैं फॉर रीजन एस। अब जो टाउ वॉल्यूम वाला था वही एस बना है, एस क्या है यहाँ पे मैं थोड़ा सा जस्टिफाई कर देती हूँ, एस क्या है, वेयर एस इज इक्वल टू एस नॉट प्लस एस वन प्लस एस एन, सम ऑफ, सम है ये आपके पास, एक तो आउटर सरफेस एस नॉट का, जो आउटर का सरफेस है पूरा का पूरा एस नॉट का, प्लस इनर सरफेसेस है कुछ आपके पास S1, S2, S3, Sn, इन सब का सम है ये, और n क्या यूनिट नॉर्मल वेक्टर ड्रॉन आउटवर्ड फ्रॉम दी S, ठीक है। तो हमने फाइनाइट रीजन के लिए काइनेटिक एनर्जी निकाली, अगर आपने देखा हो तो फाइनाइट सा एक सरफेस था जिसके लिए हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली है। आगे जाके हम एक आर्टिकल और करेंगे फॉर इनफाइनाइट एनर्जी, जब इन्फाइनाइट पे बात आएगी, इन्फाइनाइट सरफेस होगा, उस सरफेस के लिए भी हम निकालेंगे आगे जाके, सेम ही आंसर आएगा। आंसर अब इसको रट लो, ये काइनेटिक एनर्जी आपको हमेशा याद रहनी चाहिए पूरी फ्लूइड में, रो बाय टू इंटीग्रेशन फाइव कर्ल फाइव बाय कर्ल एंड डी एस, बार बार यूज करेंगे। अगर यही आपका नॉर्मल इनवर्ड होता तो आप नेगेटिव साइन ले लेते, बाकी सारा सेम आंसर आता, ठीक है। देख लो एक बार, सोच लो क्या क्या किया, फिर हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ है सबको? इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आ रही है आपके पास थ्योरम, क्या है थ्योरम, केल्विन मिनिमम एनर्जी थ्योरम। केल्विन ने दी है ये वाली थ्योरम, इसलिए केल्विन नाम रखा गया, और मिनिमम एनर्जी के बारे में बात कर रही है, मिनिमम एनर्जी थ्योरम। जो भी हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है ना, किस केस में मिनिमम होगी ये बताने वाला है। मतलब आप एक तो लो कोई भी मोशन,
आप एक तो ले रहे हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मोशन, और एक आप निकाल रहे हो काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ इरोटेशनल मोशन। स्पेशली इसने मेंशन कर दिया इरोटेशनल मोशन, तो मिनिमम ये वाली रहेगी हमेशा। इरोटेशनल मोशन वाली एनर्जी सबसे मिनिमम रहती है बाकी सभी मोशन से। ये हम इस आर्टिकल के अंदर प्रूव करने वाले हैं। कुछ कंडीशन भी है साथ में, वो भी लेंगे। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इरोटेशनल मोशन ऑफ अ लिक्विड occupying a finite simply connected region। सिंपली कनेक्टेड रीजन दिया है। सिंपली कनेक्टेड रीजन क्या होता है? बिल्कुल सही बात है कि कोई होल ना हो बीच में। हम जब उस वाले को स्क्वीज करें या फिर एक पॉइंट पे कन्वर्ट करें तो हम कर पाए, सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अगर मैं ये वाला रीजन ले रही हूँ, मान लो इस तरीके का रीजन है, तो अभी सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ट नहीं होगा, ये यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो ये आपका डबली कनेक्टेड रीजन है, सिंगली नहीं है। ठीक है, तो सिंपल कनेक्टेड रीजन वही कॉम्प्लेक्स वाली बात हो रही है। एक कॉन्टिन्यूस सा रीजन है जिसमें ओनली असाइक्लिक मोशन ही पॉसिबल होगी। सेम बात होगी। ठीक है, तो हमने एक सिंपल कनेक्टेड कोई भी रीजन लिया है, उस केस में हम देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ इरोटेशनल मोशन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ एनी अदर मोशन ऑफ द लिक्विड विच इज कंसिस्टेंट विद द। अब देखो कंडीशन क्या दे रहा है, कंडीशन ये दे रहा है विद द सेम नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ द बाउंड्री। जो हम नॉर्मल वेलोसिटी ले वो सेम रहे। मान लो इरोटेशन मोशन के केस में मैंने वेलोसिटी ली है q, और एनी अदर मोशन के केस में मैंने वेलोसिटी ली है q1। मान लो इसकी q मान ली और इसकी वेलोसिटी q1 मान ली, तो इन्होंने कहा कि इन दोनों मोशंस की नॉर्मल वेलोसिटी सेम रहे। नॉर्मल वेलोसिटी बोले तो नॉर्मल के लॉन्ग जो वेलोसिटी है q डॉट एन विल बी इक्वल टू q1 डॉट एन। तो ये कंडीशन आपको इस केस के अंदर दी गई है। ये कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे। क्लियर है क्या प्रूव करना है, कंडीशन क्या गिवन है? चलिए, तो प्रूफ क्या है अब आपके पास। मान लीजिए कि टी आपने ले ली काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ इरोटेशनल मोशन वाले की, और टी ले ली काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ एनी मोशन। काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ एनी मोशन मैंने T1 मान ली, और इस केस में वेलोसिटी हमने Q1 ली थी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी पढ़ के आए हैं। क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने, वो लिखते हैं जरा। Rho by 2 integration over S uh, हम्म, phi curl phi पाई over कर्ल पाई m बाय कर्ल एन डी। ds ds। ये फॉर्मूला था, या तो ये वाला फॉर्मूला, या फिर एक जो इनिशियल हमने लिखा था हाफ एम वी स्क्वायर, वो भी चलेगा। वो रीजन टाउ के लिए चलेगा, ये एस के लिए चलेगा। ठीक है, अभी हमने एस कोई भी सरफेस और टाउ कोई भी रीजन है सेम, जो उसी रीजन से सरफेस ऑक्यूपाई हुआ है, तो दोनों फॉर्मूले हमारे लिए वैलिड है, दोनों ठीक है हमारे। अब एक बात हो रहा है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी तो सेटिस्फाई होगी, मोशन है तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी सेटिस्फाई है। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाते हैं, डेल डॉट क्यू भी जीरो आएगा और डेल डॉट क्यू वन भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो ये वाली कंडीशन भी है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी तो है ही है। साथ में एक कंडीशन ये वाली क्यू डॉट एन इज इक्वल टू क्यू वन डॉट एन। नॉर्मल वेलोसिटी दोनों के केस में इक्वल आएगी, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं q माइनस क्यू वन डॉट एन कैप इज इक्वल टू जीरो। इकट्ठा कर लो तो भी, ये भी तो कंडीशन है। तो आपको ये सब बातें गिवन है। आपको निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पे, कि इरोटेशनल मोशन के केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो लेस आएगी एनी अदर मोशन वाले के केस से। इट मीन्स अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ अपने प्रूफ को, ये तो मुझे टू प्रूव करना है, T1 माइनस टी से स्टार्ट करते हैं। अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ गया तो मेरा प्रूफ कंप्लीट हो गया। तो T1 माइनस टी में कैसे लिख सकती हूँ, T1 वाला फॉर्मूला हो गया रो बाय टू टाउ Q1 का स्क्वायर डी टाउ, और T वाला फॉर्मूला हो गया रो बाय टू टाउ Q का स्क्वायर डी टाउ। दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, रो बाय टू टाउ Q1 स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर डी टाउ। अब देखो यहाँ पे जो स्टेप यूज होने वाला है ना, वो आपको थोड़ा सा माइंड में सेट करना है वैसे वो जर्नली ट्रू है जो मैं अब स्टेप लिखने वाली हूँ, लेकिन हो सकता है पहली बार थोड़ा सा देख रहे हो इसको, तो ध्यान से देखना क्या करने वाला है। एक मिनट, क्या हो गया, हाँ, एक
छोटा सा फॉर्मूला आपसे पूछूंगी, क्या ये फॉर्मूला ठीक है या नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जरा देखो ये फॉर्मूला सेम है, इक्वल टू है या नहीं है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। नोटबुक पेन होगा सबके पास, सॉल्व करके देखना। मैम बिल्कुल ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर था जो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इधर से क्या आया 2ab माइनस 2b स्क्वायर, तो 2ab से 2ab तो हो गया कैंसिल। ये बी स्क्वायर और माइनस था तो ये माइनस का बी स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही फॉर्मूला बना है। तो जो यहाँ पे ए है आपका Q1 और बी है आपका Q, इसकी जगह पे वाला फॉर्मूला आपको पुट करना है। ये स्टेप एक थोड़ा सा बस आपके माइंड में होना चाहिए कि अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ये वाली पुट करने वाले हैं वैल्यू यहाँ पे। चलो करो पुट, रो बाय 2 ताऊ ए माइनस बी का स्क्वायर लिखना है आपको। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इसकी जगह पे ये रखना है, रखो 2b, तो b तो आपका q है, Q1 माइनस क्यू ए माइनस बी, फिर ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ये हमने पुट कर दिया इसके अंदर डेटा। अब बस आपका आधा काम खत्म हो चुका है, थोड़ा सा रह गया इसमें प्रूव करना, बस अब जो कंडीशन है वो अप्लाई करो। कैसे अप्लाई करें, रो बाय 2 ताऊ 2q, Q1 माइनस क्यू तो हमने कर लिया अलग, और रो बाय 2 ताऊ Q1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर डी ताऊ कर लिया अलग। ये तो देखो वैसे पॉजिटिव है तो इसको तो छेड़ने की नीड ही नहीं है, ये तो वैसे पॉजिटिव टर्म है, ग्रेटर देन 0 को ही लेके जाएगी क्योंकि होल स्क्वायर और रो वैसे पॉजिटिव होती है डेंसिटी। तो अब इस वाली टर्म को और देखना है कि इसका क्या करें। ठीक है, इसका क्या कर सकते हैं, 2 से 2 तो हो रहा है कैंसिल, साफ दिख रहा है हमें यहाँ पे। एक मिनट, स्क्रीन थोड़ी सी हैंग हो गई है। चलो, तो इसके अंदर आपका जो 2 से 2 तो हो रहा है कैंसिल फर्स्ट इक्वेशन में, ये से कैंसिल हो गया। क्या बचा है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में आपका, Q को मैं माइनस डेल फाई भी पुट कर सकती हूँ क्योंकि इरोटेशनल मोशन का केस है। जो फर्स्ट वाला है, जो T वाली Q थी वो इरोटेशनल मोशन का केस थी, तो इस केस में Q को मैं माइनस डेल फाई पुट कर सकती हूँ। तो फर्स्ट केस में पुट कर रही हूँ डेल फाई और माइनस लिया मैंने बाहर, इंटू Q1 माइनस Q ही रहने देंगे अंदर वाले Q को नीचे, और ये एज इज। अब इस पे हम उसी तरीके से जैसे भी हमने पिछले आर्टिकल में किया था इसकी वैल्यू को चेंज करने वाले हैं, डाइवर्जेंस की फॉर्म में लाएंगे हम, तभी हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा पाएंगे। तो एक काम करते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ फाई Q1 माइनस Q की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या आएगी। कैसे होगा, पहले फाई एज इट इज, तो डेल डॉट Q1 माइनस Q पे अप्लाई होगा, फिर जब फाई पे अप्लाई हो रहा है तो Q1 माइनस Q एज इट इज। तो ये वाली टर्म तो ये है ही, क्या ये 0 होगी, बताइए देख के कैसे, अगर होगी तो। क्या कोई कंडीशन थी ऐसी, इक्वेशन ऑफ Yes, क्वांटिटी ma'am. डेल डॉट क्यू 0 था, यस डेल डॉट क्यू भी 0 था इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी से, तो ये तो हो गई 0, बचा सिर्फ ये, इसी वैल्यू आ गई ये वाली। तो हम इसको डाइवर्जेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस रो टाउ डाइवर्जेंस ऑफ फाई Q1 माइनस Q इंटू डी टाउ, और सेकेंड टर्म एज इट इज चल रही है, वो पॉजिटिव ही है, उसको छेड़ो ही मत। ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस आ चुका है। क्या होती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, आपके पास रो तो बाहर रहेगा एज इट इज, ये बन जाएगा एस, अंदर वाला लिखेंगे फंक्शन एज इट इज इनटू एन ds प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज। अभी आपने पढ़ा था कि नॉर्मल वेलोसिटी सेम है, Q1 डॉट एन इज इक्वल टू Q डॉट एम, मतलब इनका जो डिफरेंस होगा वो 0 आएगा। तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म क्या बन गई आपके पास 0, सिर्फ बची है सेकंड वाली टर्म, और सेकंड वाली टर्म तो ऑलरेडी हमारी पॉजिटिव ही थी, तो 0 प्लस जो सेकंड टर्म थी आपके पास क्या थी, रो बाय 2 Q1 माइनस Q का स्क्वायर डी टाउ, ये पॉजिटिव हो।
इट मींस आपने प्रूव कर दिया T1 माइनस टी ग्रेटर देन 0 विच इम्प्लाइज T1 ग्रेटर देन T, और यही हम प्रूव करना था। यानी अगर मोशन वाला बेटर आएगा इरोटेशनल, मतलब इरोटेशनल वाला सबसे लेस रहेगा, इरोटेशनल वाले से छोटा और वीक नहीं हो सकते काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ? यस मैम। इजी सा काम है आपका ये वाली थ्योरम की, अभी एक दो बार करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। वो थ्योरम अब आपकी जो मैं बात कर रही थी वही वाली आ रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट लिक्विड। अभी हमने फाइनाइट के केस में पढ़ा था, अब हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट लिक्विड पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट, पहले मैं लिखूंगी फिर समझाऊंगी क्योंकि थोड़ी सी अजीब है तो लिखना पड़ेगा हमें। एन इनफाइनाइट लिक्विड is in irrotational motion which is at rest at infinity and is bounded internally by solid surface S, show that the kinetic energy of moving fluid is, क्या है आपके पास काइनेटिक एनर्जी, सेम सरफेस एस फाई कर्ल फाई बाय कर्ल एन डी एस, वेयर अब चेंज ये है इधर s जो है s1 प्लस s2 sn डिनोट द सम ऑफ इनर बाउंड्रीज, सारी की सारी इनर बाउंड्री का सम, इनर बाउंड्रीज, एंड n कैप इज द नॉर्मल टू s ड्रॉन आउट ऑफ द फ्लूइड ऑन ईच बाउंड्री। n कैप वही सेम है जो आपका बाहर की तरफ ड्रॉ होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है, तो दोबारा पढ़ो एक बार स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है अभी। क्या है, आपने एक इनफाइनाइट लिक्विड लिया, मतलब इन्फिनिटी तक, वो जो रीजन है वो इनफाइनाइट रीजन है आपकी बात, इरोटेशनल मोशन ही चल रहा है, और एक ऐसा लिक्विड है जो इन्फिनिटी पे जाके रेस्ट में आ जाएगा, मतलब आप जितना दूर जा रहे हो उतना वो रेस्ट की पोजीशन में आ रहा है, एंड इज बाउंडेड इंटरनली बाय सॉलिड सरफेस, और उसको बाउंड भी किया गया अंदर सॉलिड सरफेस एस से। ठीक है, इंटरनली बाउंड है सॉलिड सरफेस एस से। तो आपको ये शो करना है इस केस में भी, इनफाइनाइट लिक्विड के केस में भी आपकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो रो बाय 2 फाई कर्ल फाई बाय कर्ल एंड ds ही आएगी, वेयर s इज द सरफेस ओनली सम ऑफ इनर बाउंड्रीज, अंदर वाली बाउंड्रीज है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो नॉर्मल भी है n कैप भी आउटवर्ड नॉर्मल ही है जो सेम एज यूजुअल हुआ करता है। स्टेटमेंट क्लियर है सबको? मतलब बाहर भी एक रीजन है, लेकिन जो फाइनली आंसर आया वो आंसर सिर्फ आपका इंटरनल वाले से है। मान लो कि ये पूरा कंप्लीट लिक्विड था, पूरा इनफाइनाइट लिक्विड, लेकिन मैंने ये कहा कि जो लिक्विड मैंने अंदर बाउंड कर लिया ना एस सरफेस से, सिर्फ उसी का ही इम्पैक्ट आया काइनेटिक एनर्जी पे, जो मैंने अंदर बाउंड किया एस सरफेस, सिर्फ इसी का इम्पैक्ट आया काइनेटिक एनर्जी पे, बाहर वाले का कोई इम्पैक्ट रहा ही नहीं है, ये कहना चाह रहा है इस तरीके से। ठीक है, मतलब जो सरफेस एस है वो अंदर कुछ रीजन है, बाहर कुछ रीजन है, बाहर भी कोई वॉल्यूम है उस लिक्विड का, अंदर भी वॉल्यूम है। सरफेस एस ने तो सिर्फ उसको पार्टीशन किया। मैंने लिखा लेट सिग्मा, प्रूफ कर रहे हैं हम, सिग्मा हमने यहाँ पे ले लिया लार्ज सरफेस, लेट सिग्मा भी लार्ज सरफेस जो एनक्लोज कर रहा है सरफेस एस को, अपने अंदर एस सरफेस को एनक्लोज कर रहा है, मतलब जो आपका एस सरफेस था, एस सरफेस क्या था आपका S1 प्लस S2 प्लस SN करके था। मतलब मान लो मैंने जो नया फिगर बना रही हूँ ये आपका पूरा सिग्मा है, इस सिग्मा के अंदर है सारे के सारे S1 S2 S3 SN, ये आपका एस सरफेस है, इनको मिला के जो बन रहा है ये एस सरफेस है,
और इस एस को किसमें एनक्लोज कर लिया, सिग्मा ने अपने अंदर ले लिया। तो सिग्मा एक लार्ज सरफेस हमने इतना लार्ज लिया कि उसने एस को अपने अंदर एनक्लोज कर लिया है। और टाउ हमने एक ऐसा रीजन लिया, अगेन जैसे वॉल्यूम लेते थे हम, टाउ विद द रीजन बाउंडेड इंटरनली बाय एस एंड एक्सटर्नली बाय सिग्मा। टाउ क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इंटरनली बाय एस एंड एक्सटर्नली बाय सिग्मा, मतलब इन दोनों से मिल के टाउ बनेगा आपका। ठीक है, एस के अंदर वाला तो हो गया आपका जो था, और सिग्मा आपने बाहर वाला भी बोला था उसमें एरिया, तो दोनों को मिला के आपका टाउ रीजन हमने बनाया, वॉल्यूम वाला जो होता था। मतलब जहाँ पे भी हम टाउ को रिप्लेस करेंगे ना, टाउ को हम जब भी सरफेस इंटीग्रल में चेंज करेंगे, वॉल्यूम को जब भी हम सरफेस इंटीग्रल में चेंज करेंगे, तो वहाँ पे एस और साई दोनों में मिला के चेंज आएगा, अकेला कभी भी चेंज नहीं हो पाएगा। जैसे आप पहले तो क्या करते थे, टाउ रीजन वही होता था जो सरफेस एस को अनक्लोज कर रहा था। यहाँ पे टाउ रीजन हमने क्या बनाया है कि बाउंडेड इंटरनली बाय एस और एक्सटर्नली बाय सिग्मा, ये हमने लिया है। ठीक है, अब जो यहाँ पे आपके पास है टाउ, सॉरी एस और सिग्मा दोनों ही फाइनाइट रीजन है, देखा जाए तो दोनों फाइनाइट है या नहीं है रीजन, है मैम, बिल्कुल। फाइनाइट है। तो एस और सिग्मा दोनों पे हम फाइनाइट लिक्विड वाली थ्योरम तो लगा ही सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी वाली जो हमारे पास थी। तो यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी टी स्टार लिख रही हूँ, फाइनाइट लिक्विड के केस वाली जो होती है। ठीक है, फॉर फाइनाइट रीजन टाउ, क्योंकि रीजन जो हमने टाउ बनाया है वो इंटरनली एस सरफेस से बाउंड किया, एक्सटर्नली सिग्मा से किया है, लेकिन दोनों ही फाइनाइट है, तो टाउ भी क्या हो गया, फाइनाइट रीजन हो गया। तो यहाँ से जो टी स्टार की वैल्यू क्या आ गई, एक बार आप लिख लीजिए फाइनाइट लिक्विड वाला रिजल्ट एस के लिए, फाई करली फाई बाय करली एन डी एस, और बाहर के आ जाएगा रो बाय 2। और एक बार आप सेम रिजल्ट लिख लीजिए सिग्मा फाई करली फाई बाय करली एन डी एस, दोनों के लिए हमने रिजल्ट लिख लिया ये वाला। ठीक है, अब अगर मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाना भी चाहूँ, अभी देखो इसमें मुझे थोड़े चेंजेस करने थे, मैं कुछ नया काम कर रही हूँ अभी इसके अंदर, इसको एक बार छोड़ दो, एक बार के लिए इसको हम छोड़ रहे हैं स्टार का। करना क्या, मुझे जो फाइनल आंसर दिखाना था मेरा इनफाइनाइट लिक्विड के लिए, वो दिखाना सिर्फ एस के कारण रहेगा, सिर्फ इतना आंसर दिखाना है, ये चीज मुझे जीरो करनी है एंड में जाकर, यही तो करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो उसके लिए कुछ कंडीशंस लाएंगे, कुछ चेंजेस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक कंडीशन से। देखो जब भी हम कोई भी सरफेस लेते हैं तो उसमें हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के हेलो या फिर डाइवर्जेंस ऑफ क्यू डेल स्क्वायर फाई जो होता है वो तो जीरो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इरोटेशनल मोशन है। इरोटेशनल मोशन में डाइवर्जेंस क्यू अगर आप देखोगे विच इज इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई, क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहीं से हम अपना काम शुरू करेंगे। क्या करो, दोनों तरफ रीजन टाउ पे कर दो इंटीग्रेट, इधर भी टाउ पे इंटीग्रेट कर दिया, इधर भी करेंगे तो जीरो ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे जाके गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाऊंगी तो बताओ क्या आएगा, अप्लाई करो इस पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। सरफेस इंटीग्रल कौन सा बनेगा टाउ की जगह पे, सिग्मा मैम। टाउ टाउ दोनों से मिलके बना एस था, प्लस एस सिग्मा, यूनियन एस प्लस सिग्मा। दोनों, तो एस यूनियन सिग्मा दोनों को कंबाइन। और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, डाइवर्जेंस थ्योरम लगा रहे हो आप, तो एन डॉट क्यू डी एस इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आपके पास क्या निकल के आया इस कंडीशन से अभी, कि एस यूनियन सिग्मा है, क्यू हमारे पास इरोटेशन मोशन के कारण हम डेल फाई भी पुट कर सकते हैं, माइनस डेल फाई माइनस उस साइड चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू जीरो। अब दोनों पे अलग अलग भी कर सकते हो, सेम इंटीग्रेशन की वैल्यू कर रहे हैं, तो मैं एस यूनियन सिग्मा पे करने की बजाय एस पे अलग कर दूं और सिग्मा पे अलग कर दूं, फिर उनको ऐड कर दूं, बात तो एक ही है, दोनों तरफ से बात एक ही है। तो आपके पास अभी तक ये नया रिजल्ट निकल के आया जो मैंने अब लिखा है। ठीक है, अब जो एस सरफेस आपका था वो आपने एक सॉलिड बाउंड्री बनाई थी, जो एस सरफेस था वो आपकी एक सॉलिड बाउंड्री थी। तो जब भी आपकी सॉलिड बाउंड्री होती है तो सॉलिड से कोई फ्लो क्रॉस तो कर नहीं सकता, देयर इज नो फ्लो टेक प्लेस अक्रॉस इट, कोई भी फ्लो हमारा उधर से फ्लो नहीं कर सकता है, फ्लक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स अक्रॉस एस इज जीरो, ये होना चाहिए। मतलब एस के अराउंड कर्ल फाई बाय कर्ल एन डी एस वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए एस के अराउंड। ये पॉइंट क्लियर है।
क्यू डॉट एन डी एस, फ्लक्स यही होता है ना, क्यू डॉट एन डी एस। तो क्यू डॉट एन को हम कर्ल फाई बाय कर्ल एन के टाइप में भी लिख सकते हैं, जो अभी दिखाया था पीछे, फाई डॉट एन लेके कर्ल फाई बाय कर्ल एन, वही लिया हमने। फ्लक्स जो है वो जीरो हो गया, मतलब बाउंड्री नॉर्मल वेलोसिटी जो उसकी है एक तरीके से नॉर्मल पोटेंशियल वाली फाई डॉट एन, वो क्या होगी, जीरो होगी सॉलिड सरफेस। तो ये एक कंडीशन हमें ये वाली भी गिवन है, इसको भी नाम दे दो, ये चलो सेकंड दे दो, इसको थर्ड दे दो, वो फर्स्ट था जो ऊपर हमने निकाल के रखा हुआ, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपका ये आया है कर्ल फाई बाय कर्ल एन डी एस इज इक्वल टू जीरो, तो इससे आपका यहाँ पे कुछ फर्क पड़ेगा? इसको भी तो हम यही लिखेंगे, इसको कट करके मैं कर्ल फाई बाय कर्ल एन लिख सकती हूँ, इसको भी कट करके कर्ल फाई बाय कर्ल एन लिख सकती हूँ। तो ये वाला पार्ट जैसे हम इसके अंदर जीरो पुट करेंगे, इस कंडीशन को अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे, तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बन चुकी है? सेकंड इक्वेशन बन चुकी है सिग्मा वाला पार्ट जाएगा हाँ मैम। बिल्कुल, सिग्मा वाला पार्ट कर्ल फाई बाय कर्ल एन डी एस इज इक्वल टू जीरो। तो जो सेकंड वाली कंडीशन थी वो चेंज होके यूजिंग थर्ड, अभी फोर्थ वाला रिजल्ट रह चुका है। फर्स्ट इक्वेशन तो है ही और फोर्थ वाली इक्वेशन रह चुकी है अभी तक हमारे पास। अब देखिए, एक कंडीशन और थी आपकी इसके अंदर कि लिक्विड इट इज रेस्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जाके लिक्विड आपका रेस्ट पे हो जाएगा। मतलब जब आपका सिग्मा गोस टू इन्फिनिटी होगा, जो एक्सटर्नल रीजन था, एक्सटर्नली सिग्मा से बाउंड था, तो जो एक्सटर्नल रीजन था जैसे ही वो आपका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो जो लिक्विड है रेस्ट पे हो जाएगा। लिक्विड रेस्ट मतलब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मतलब यहाँ पे आप कंडीशन लगाएंगे कि आपका सिग्मा टेंडिंग टू इंफिनिटी Q इज इक्वल टू जीरो, और Q जीरो मतलब डेल फाई इज इक्वल टू जीरो, और डेल फाई इज इक्वल टू जीरो मतलब फाई कांस्टेंट। तो सिग्मा वाले केस के अंदर आपका फाई क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। बस यही कंडीशन हमें चाहिए थी कि सिग्मा वाले के केस में फाई कांस्टेंट है। पुट कर दो सबसे पहली इक्वेशन के अंदर, सबसे पहली में करना है ना, टी डैश टी कब बनेगा? जब सिग्मा गोस टू इन्फिनिटी होगा, हमारी यही तो कंडीशन थी। जो सबसे पहली इक्वेशन हमारी आई थी ये वाली, इसके अंदर ये टी स्टार टी बन गया। फाइनल आंसर आने वाला है रो बाय टू एस फाई कर्ल फाई बाय कर्ल एंड डी एस। यहाँ पे इस फाई की वैल्यू हो गई कांस्टेंट, वाई इज कांस्टेंट सिग्मा वाले केस में। तो यहाँ पे हम फाई को कांस्टेंट पुट करेंगे, रो बाय टू सिग्मा कर्ल फाई बाय कर्ल एंड डी एस, क्योंकि कांस्टेंट है ये तो आ जाएगा बाहर, रो सी बाय टू, ठीक है। और यूजिंग द फोर्थ, फोर्थ में यही रिजल्ट निकला था हमारा कि इसकी वैल्यू क्या है? जीरो है। देखो फोर्थ वाला जो हमने रिजल्ट लिखा था, ये देखो सिग्मा पे कर्ल फाई बाय कर्ल एंड डी एस जीरो है। तो यही वाली हमें क्वांटिटी चाहिए थी ऊपर, जैसे मैंने सी पुट किया मेरी यही क्वांटिटी आ गई है लेफ्ट हैंड साइड पे, और उसकी वजह से ये वाला पार्ट हमारा हो गया जीरो, और ये जीरो होते सिर्फ हमारा आंसर बच गया एस वाला जो हमें प्रूव करना था। अरे ये तो यहाँ भाग रहा है यार, रुके नहीं था। समझ आया? वैसे क्लियर हुआ है?